हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीप विनायक। आज के वीडियो में हम लोग एक सेट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक रिसेंट इंटरव्यू में पूछा गया था और हमने उसको कलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक सेकेंड राउंड ऑफ जावा इंटरव्यू का क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो उनको पूछा गया था, हाउ डू माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। So the answer is like microservices communications refer to have different services in a distributed system, exchange data and interact with each other. There are two main type. One is synchronous way and another one is like asynchronous communication. So if we discuss about a microservice architecture, in that microservices architecture we have multiple microservices and their functionality whatever they were performing, that is interdependent between those microservices. So we need to make a communication between those microservices to complete that particular request. For that we need to make connection for that particular connection, that is of type, that is of two type. One is synchronous and another one is asynchronous. सो सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन हम लोग जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो यूजुअली रेस्ट टेम्पलेट या फिर वेब क्लाइंट कॉल से हम लोग मेंटेन करते हैं कि हम लोगों को अगर एक माइक्रो सर्विसेज से दूसरे माइक्रो सर्विसेज को कम्युनिकेट करना है सिंक्रोनियस वे में, तो हम लोग वहाँ पे रेस्ट टेम्पलेट का यूज करते हैं और रेस्ट कॉल करके वो ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जबकि अगर हम लोग दो माइक्रो सर्विसेज के बीच में एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग मैसेजिंग क्यू टूल्स लाइक काफका और RabbitMQ का यूज करते हैं, तो वहां से वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो बेनिफिट्स आता है हमको, फर्स्ट इज लाइक स्केलेबिलिटी, जो कि है सर्विस कैन स्केल इंडिपेंडेंटली। सेकेंड वन इज लाइक रेजिलेंस, फेलियर आइसोलेशन के लिए यूज होता है। और थर्ड वन इज लाइक टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट। तो हमारे जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में जो मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज होंगे उनका जो टेक स्टैक होगा वो डिफरेंट होगा भी, तो कोई इशू नहीं है। सो दैट्स व्हाई द टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस इज लाइक ईच सर्विसेज कैन यूज डिफरेंट टेक स्टैक्स। और यहाँ पे हमने उसका दो कोड स्निपेट ऐड किया है। फर्स्ट वन इज यूजिंग सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन थ्रू रेस्ट टेम्पलेट एंड सेकंड वन इज यूजिंग asynchronous communication using Kafka. So let's move to the next question. Next question is like explain the circuit breaker pattern and its implementation in Spring Boot. So the circuit breaker pattern is a fault tolerance pattern that provide cascading failures in distributed system, similar to a electric circuit breaker. When a service experience failures beyond a threshold, the circuit breaker traps the fails fast instead of letting request peel off. It operates in three states: closed, normal operation, second one is like open, failure state where request fail fast, and third one is like half open, testing if service has recovered. In Spring Boot, this is commonly implemented using Resilience 4G, which provide automatic monitoring of failure rate and handle the state transitions. For example, if a payment service is down, instead of lettering request timeout, the circuit breaker return a fallback request immediately, preventing the system overload and providing better user experience. So, जब भी हम लोग एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में काम करेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज होंगे और उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा, तो वहाँ पे अगर एक सर्विस डाउन रहता है तो हम लोग वहाँ पे एक थ्रेशोल्ड सेट करेंगे। मतलब फर्स्ट सर्विस से अगर सेकेंड सर्विस को हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वहाँ पे हमने थ्रेशोल्ड सेट किया है 4, तो वो अगर सेकेंड सर्विस डाउन है तो फर्स्ट सर्विस उसको कम्युनिकेट करेगा अपना जो भी डिपेंडेंसी कलेक्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे अगर वो मल्टीपल टाइम हमारा जो थ्रेशोल्ड हमने सेट किया होगा उसको अगर क्रॉस करता है, क्योंकि वो सर्विस डाउन है तो वहां से कुछ रिजल्ट हमको मिलने वाला नहीं है, तो अगर ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो बार बार वो सेम सर्विस को कॉल करने की बजाय हम लोग एक फॉलबैक मेथड, मतलब एक फॉलबैक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जहां से हम लोग एक यूजर को एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे जो कि यूजर रीडेबल होगा। तो ये काफी यूजफुल होता है यूजर के लिए और रीड करने के लिए, और हमारे लिए भी ये काफी यूजफुल होता है फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है फॉल्ट टॉलरेंस, रैपिड फेलियर डिटेक्शन, एंड थर्ड वन इज लाइक ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, एंड फोर्थ इज लाइक कस्टम फॉलबैक बिहेवियर। तो अगर आप लोग ये डायग्राम से इसको समझे तो यहाँ पे जो ओपन, क्लोज और हाफ क्लोज का तीनों सिनारियो हमने जो डिस्कस किया और सिनारियो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एक रिक्वेस्ट जब भी इस सिचुएशन में फ्लो करेगा तो ये डायग्राम के हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। तो आप यहाँ पे ये डायग्राम को रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक explain the Spring Boot actuator and its importance in microservices. So Spring Boot actuator is a powerful monitoring and management tool
that provides production ready features for Spring Boot application. Running in microservice architecture, it exposes operational information about the running application through HTTP endpoints, enabling real-time monitoring for application through endpoint like health for application health status, like metrics for application metrics, and info for application information, and environment for env for environment configuration. Actuator helps DevOps team monitoring and manage application effectively. These endpoints become crucial in microservices environment where you need to monitor multiple services, track their health, gather metrics, and manage configuration centrally. Actual integration seamlessly with monitoring tools like Prometheus, Grafana. We can use ELK also, making it an essential component for मेंटेनिंग रिलायबल माइक्रोसर्विसेज सिस्टम. सो यहाँ पे जो इसका जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो फर्स्ट वन इज लाइक हेल्थ चेक, मैट्रिक्स कलेक्शन, मॉनिटरिंग एंड एप्लीकेशन इनसाइट्स. सो अगर हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं, वहाँ पे मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए उसका हेल्थ चेक करने के लिए और एप्लीकेशन इनसाइट के लिए हम लोग ग्राफाना, प्रोमीथियस ग्राफाना या फिर ELK जैसे टूल्स का यूज करते हैं. अगर हम लोग वो टूल का यूज करें तो मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज को हम लोग एक जगह से मॉनिटर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स. तो इसी एंड पॉइंट्स हमको अपना डिफरेंट बिहेवियरल इनपुट देते हैं एप्लीकेशन के बारे में, तो उसको हम लोग इजीली मॉनिटर कर सकते हैं. क्योंकि एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशंस होता है जो कि ईच एंड वन हम लोग जाके उसके डिटेल्स चेक नहीं कर सकते. अगर किसी एप्लीकेशन में कुछ इश्यू है तो हम लोग सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम बना के वहां से उसको चेक कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग इन माइक्रो सर्विसेज डिटेल एक्सप्लेनेशन. सो इसको अगर हम लोग समझें तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. इमेजिन ऑर्डरिंग ए पिज्जा ऑनलाइन. Your order goes through multiple stages: order placement, payment processing, kitchen preparation, delivery. In a microservices architecture, each of these stages is handled by different service. Distributed tracing is like having a unique order number that let you track your pizza through each stage. Let me break this down in details. So first one is like key component. Key component होता है it's like trace ID, a unique identifier for the entire request flow. Second is like generated at the first point of the contact like API gateway. Third is like pass through all services involved in that request. And last one is like help correlate a different part of the same transition. Second one is like span. Span is like represent individual operation within a trace. Each contains start and end time, operation name, parents, span reference, and service contents. And third one is like context propagation. Context propagation is like, think of this is like passing a button in rally race. Each service that trace context, add its own span information, pass the context to the next service. तो अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझें तो यहाँ पे अगर आप लोग डायग्रामेटिकली उसको देखें तो यहाँ पे क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है जो कि API गेटवे को हिट करता है. API गेटवे में हमको क्या करना है, एक ट्रेस ID जनरेट करना है जो कि वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए यूनिक होगा. उसके बाद हम API गेटवे उसको हैंड ओवर करेगा उसका फर्स्ट स्पैन को. तो जैसे कि हम लोग स्पैन को समझे कि स्पैन क्या होता है, इट विल रिप्रेजेंट इंडिविजुअल ऑपरेशन विद इन द ट्रेस. सो दिस particular things is a trace. So here the first one is like the order service, second is payment service, third is inventory service, and fourth one is notification service. तो फर्स्ट ये API गेटवे से ऑर्डर सर्विस में जाता है, तो ये एक स्पैन हो गया. यहाँ पे वो अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करके ये एक डिटेल भेजेगा हमारा ट्रैकिंग सर्वर जिपकिन और स्लूथ या फिर जिगर हम लोग अगर यूज कर रहे होंगे, और ये सेकेंड रिस्पॉन्स भेजेगा पेमेंट सर्विस को. सो पेमेंट सर्विस में ये और एक इंडिविजुअल स्पैन हो गया. तो ये स्पैन में अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके वो एक नोटिफिकेशन डिटेल्स भेजेगा ट्रैकिंग सर्विस को. इट्स लाइक जिपकिन, स्लूथ और जिगर वी कैन यूटिलाइज. और यहाँ पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके ये इन्वेंट्री सर्विस को भेजेगा. तो यहाँ पे इन्वेंट्री सर्विस एक इंडिविजुअल स्पैन हो गया. फिर इन्वेंट्री सर्विस और सेम ऑपरेशन परफॉर्म करके वो नोटिफिकेशन सर्विस को भेजेगा. और कंप्लीट जो ऑपरेशन हो जाएगा एट द लाइक लास्ट स्पैन में जो कंप्लीट हो जाएगा तो उसका डिटेल्स भी हम लोग ट्रैकिंग सर्विस में चला जाएगा. तो यहाँ पे जो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड होगा हमारा वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा ट्रैकिंग सर्विस के साथ. तो जो भी टूल हम लोग वहाँ पे यूज कर रहेंगे वहां से एक मॉनिटरिंग डिटेल्स हमारे डैशबोर्ड में जा रहा होगा जिससे हम लोग इसको मॉनिटर कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट
question is like explain the Spring Boot application and notation and its importance in Spring Boot development. तो अगर हम लोग Spring Boot application and notation की बात करें तो this particular annotation is a convenient annotation that combine 3 Spring annotations into one. It significantly simplifies the Spring application setup. तो Spring Boot application जो combination of 3 मोर एनोटेशन होता है वो होता है @configuration, enable auto configuration और @component scan. तो अगर हम लोग @configurations को समझे तो इसका मेन काम ये होता है कि identifies class as source of bean identifications. Second one is like enable auto configuration. This is like enable automatic configurations in the application. And third one is like component scan, that is for like scan for component in circuit packages. So the benefits we are getting from this is like reduce boilerplating code. So here for configuration we no need to write any XML file. That's why the first point is like no XML configuration is needed. Second is like automatic bean configurations, and third is like built-in dependency management. And we are getting some practical benefit out of this. Those are like faster development, reduce configurations error, and consistent application setups. And common use case is like place on main application class to bootstrap Spring Boot applications. तो अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझे तो जो हमारा Spring Boot application एनोटेशन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन, एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और कंपोनेंट स्कैन एनोटेशंस को मिला के मतलब इसके अंदर रहता है. तो यहाँ पे अगर एक एक annotations की बात करें तो @configuration annotations is meant for bean definition, whereas enable auto configuration is meant for auto configuration, and component scan is meant for component scanning. It means like it will trace the packages whatever our beans classes are defined over. Okay, so next move to the next question. Next question is like they have given one problem, so we need to resolve that particular problem. That is like write a program to find the average of even number used Java 8. So they have given one set of set of numbers in an array and we need to find the average of even number. So यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो इनपुट उन्होंने डाला है वो है 1 2 3 4 5 6. तो इसको ऐसे ही समझे हम लोग. तो इसमें हमको जो आउटपुट निकाल के देना है वो है इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है. तो यहाँ पे जो इवन नंबर्स है 2 4 6. तो इसका जो आंसर होगा Java 8 Stream provide a functional approach to process collections. So हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो कैसे होगा चलिए बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज लाइक वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन यूजिंग स्ट्रीम. सो स्ट्रीम ऑपरेशंस नीडेड फिल्टर, map to double and average things for to complete this particular operation. So the first one is like filter. Filter is for selecting even number from that particular array. Second is like map to double for numeric conversion. So here we have the number is like integer. We need to convert that one to double. For that we were using map to double because we need to find out the average. Third one is like average for calculation. This is a predefined methods and we can utilize this one for calculating the average of that particular number whatever we were getting after filtering. So the steps are like create a stream from collections, filter the even numbers, calculate the average and handle empty cases. Benefits यहाँ पे जो मिल रहा है ये हम लोग मतलब प्रायर वर्जन ऑफ जावा से भी कर सकते हैं, पर जावा 8 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रीम एपीआई वगैरह. तो स्ट्रीम एपीआई से अगर हम लोग इसको कर रहे हैं तो इसके जो बेनिफिट्स हमें मिलेगा क्लीन कोड, देन लूप्स, चेन ऑपरेशन इजीली एंड बिल्ट इन नल सेफ्टी. तो अगर हम लोग स्ट्रीम एपीआई का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे इसको निकालने के लिए तो हमें यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके वो ट्रेडिशनल अप्रोच से ये निकालना पड़ेगा, जो कि हमको बहुत सारे कोड लिखने पड़ेंगे उसके लिए, और वो थोड़ा मतलब ऐसे प्रोग्रामेटिकली देखें तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एप्लीकेशन लिखने में. आपको ईच एंड एवरीथिंग को डिटेक्ट करना होगा. तो इसको अगर हम लोग इसका कोड को समझे तो लिस्ट इंटीजर नंबर ले लिए हम लोग, वहाँ पे एक एरे लिस्ट एज लिस्ट 1 2 3 4 5 6 वो एरे को हमने वहाँ पे इंसर्ट कर दिया. उसके बाद हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, स्ट्रीम एपीआई के यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रीम एपीआई के यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से नंबर पे हमने स्ट्रीम लगाया. नंबर्स क्योंकि वो एरे लिस्ट है जो कि इस पर्टिकुलर नंबर को होल्ड करता है, तो हमको वहां पे स्ट्रीम ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो हम लोग इसका जो वैल्यू आएगा उसको डबल एवरेज में स्टोर कर रहे हैं. तो नंबर डॉट स्ट्रीम कर दिया. नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइक फिल्टर द इवन नंबर्स. टू फिल्टर द इवन नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल्टर का यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं एन लैम्डा एन मॉडुलो 2 = 0. तो ये पर्टिकुलर एरे से ये फाइंड करेगा कि कौन सा ये दिस पर्टिकुलर लॉजिक के हिसाब से ये इवन नंबर को
फाइंड करेगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, मैप टू डबल। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी नंबर्स हमको वहां से मिलेगा फिल्टर से उसको हम लोगों को डबल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद लास्ट जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी नंबर्स हमें इवन नंबर्स मिल जाएंगे वो पर्टिकुलर एरे से, उसका हम लोग एवरेज निकालना है। अगर ये नहीं होता है, अगर उस पर्टिकुलर एरे में कोई इवन नंबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे और एल्स 0 0 पास कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट इफ नो वैल्यू इवन नंबर वाज फाउंड। इसको अगर डायग्रामेटिकली समझें तो एग्जांपल में देखिए, ये हमारा एरे हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये एरे में हमने स्ट्रीम ऑपरेशन परफॉर्म करके फिल्टर इवन निकाला। तो फिल्टर इवन इसका निकलता है 2 4 6, क्योंकि ये n लैम्बडा n मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद ये कन्वर्ट करेगा दिस पर्टिकुलर इंटीजर टू डबल यूजिंग मैप टू डबल मेथड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप टू डबल हमने यूज किया है, तो ये कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर टू डबल। उसके बाद यहाँ पे जो सम निकल के आ रहा है 4.0। अगर यहाँ पे हमारा कोई भी मतलब इवन नंबर नहीं होता, तो हमने वहां पे और एल्स में प्रोवाइड किया है 0 0, वो सिंपली उसको रिटर्न कर देता। Okay, so let's move to the next question. Next question is like, explain optional class with practical example for handling null values. So in Java 8 they have introduced one optional class. So optional in Java is a container object used to prevent null pointer exception. It provides a better way to handle null values. So the key features of this particular optional class is like creating methods. We can create a method like optional.off for null values, optional.off nullable for possibly null value, optional.empty for empty optional. Common operations are like or else provide default values, or else throw exception if empty, map transform the value is present, and filter based on condition. Third is like best practices. Never use optional.get without checking. Don't use optional as method parameter. Use for return type. Chain operations for क्लीनिंग कोड। सो इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली समझें तो यहाँ पे देखिए वैल्यू है, वैल्यू में अगर इस नल होता है तो ये यस और नो का हमने यहाँ पे सेटअप किया है। तो इस नल हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है, अगर है तो ये चला जाएगा ऑप्शनल डॉट एम्प्टी में, और यहाँ पे है हमारा ऑप्शनल डॉट वैल्यू, और एल्स मैप और फिल्टर है। इसके अंदर जो ऑपरेशन है डिफॉल्ट वैल्यू, ट्रांसफॉर्म वैल्यू और फिल्टर वैल्यू से। तो आप इसको पॉज करके इसको समझ भी सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, व्हाट आर फंक्शनल इंटरफेसेस? Create a custom functional interface and use it with Lambda. So first is like, what is functional interface? A functional interface is an interface in Java that contains exactly one abstract method. It serves as a foundation of Lambda expression and is marked with the @functional interface annotation. Think of it as a contract that promises exactly one job need to be done. Common example is Java include predicate for testing conditions, consumer for accepting input, and supplier for providing values. Even though functional interface can have multiple default or static method, they must have only one abstract method to maintain their functional nature. For example, when we create a custom functional interface like method operation with a single method operation int a int b, we can implement it using Lambda expression in different way. It's like if we want to perform add operations and we have already defined a like abstract method, then for that we need to use the Lambda expression. So how can we use the Lambda expression? Is like method operation add equals to, we need to pass those two parameters, whatever value we are going to perform that add operations. Thereafter we'll have to use that Lambda expressions and we'll have to make the addition of that two particular input data. Or we can perform the multiple operations using that Lambda expression also, like here it is given. Next is like, this makes the code more conscious and readable compared to the traditional anonymous class implementation. What makes functional interface powerful? Is there any ability to be used with method reference and Lambda expressions, enabling a more functional programming style in Java. तो अगर इसका हम लोग समझें तो फंक्शनल इंटरफेस का जो डेफिनेशन हम लोग समझ लिया, तो अभी हम लोग एक फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट करके वहां पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कोर कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका, तो फर्स्ट वन इज लाइक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सेकंड वन है कैन हैव मल्टीपल डिफॉल्ट मेथड्स, कैन हैव मल्टीपल स्टैटिक मेथड्स आल्सो। सेकंड वन इज लाइक कॉमन बिल्ट इन इंटरफेसेस, इट्स लाइक प्रेडिकेट, रिटर्न बूलियन, फंक्शन, ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट, consumer accept input, return void, supplier provide value. Practical use cases are like Lambda expression, method reference, stream operation,
कॉल बैक फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमने एक सिंपल इंटरफेस डिफाइन किया है और इसके ऊपर हम लोग एनोटेट किए हैं @फंक्शनल इंटरफेस। ये मतलब ये फंक्शनल इंटरफेस का जो एनोटेशन है ये मैंडेटरी नहीं होता। अगर आप एक इंटरफेस लेके उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं तो वो इंटरनली ही उसको एक फंक्शनल इंटरफेस रीड करता है। तो आपको कोई ऐसे लिखना जरूरी होता नहीं है, पर दिस इज गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, आप इसको लिख सकते हैं। क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट ऑपरेशन इंट ए इंट बी, तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड और यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर ऑपरेशन जो यहाँ पे हमने दिया है ऑपरेट बोल के, ये ऑपरेट को आप लोग यूज कर सकते हैं मेथड ऑपरेट लाइक मेथड ऑपरेशन एड ए बी। हमने यहाँ पे जो इनपुट पास किया है 2 इनपुट पास किया है, यहाँ पे इनपुट 2 ले रहे हैं ए और बी, और वहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन के यूज करके हम लोग उसका एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेम वाइज मल्टीप्लाई ऑपरेशन भी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको एक डायग्रामेटिकली समझे तो एक फंक्शनल इंटरफेस में हम लोग एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेते हैं और वहां पे हम लोग डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। इट मींस लाइक एक फंक्शनल एक इंटरफेस के अंदर अगर हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर रहे हैं और डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड भी डिफाइन कर रहे हैं तो वो एक फंक्शनल इंटरफेस माना जाएगा। नेक्स्ट इज लाइक ये फंक्शनल इंटरफेस की मदद से हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, मेथड रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो इसका जो कॉमन इंटरफेसेस है प्रेडिकेट, फंक्शन, कंज्यूमर और सप्लायर, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है प्रेडिकेट, फंक्शन, कंज्यूमर, सप्लायर का काम होता क्या है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक इम्प्लीमेंट सिंगलटन पैटर्न इन थ्रेड सेफ वे। सो अगर इसको हम लोग समझें तो द सिंगलटन पैटर्न एंश्योर दैट ए क्लास हैज ओनली वन इंस्टेंस while providing global access to that instance. So a thread safe implementation is crucial in multi-threaded environment. The most efficient approach is using the build-pug singleton pattern, static holder pattern, which leverage Java classes loading mechanism to ensure thread safety without using synchronization. The private constructor provide direct instantiation while the static inner class hold the single instant and is only load when first accessed, providing lazy initialization automatically. For cases where synchronization is needed, double check locking can be used through its more complex and requires the volatile keywords to prevent partial initialization in concurrent scenario. The key is prevent multiple instance creation while handling serialization and reflection based attack by throwing exception in the constructor if an instance already exists. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन को, तो यहाँ पे एक सिंगलटन क्लास लिया गया है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया है और वहां पे रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वहां पे एक चेक यूज कर रहे हैं कि सिंगलटन होल्डर डॉट इंस्टेंट नॉट इक्वल टू नल। ओके, ये अगर होता है तो वहां पे हम लोग एक इलीगल स्टेट एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब हम लोग एक सिंगल अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, सिंगल चेक अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, डबल चेक अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है इसका जो लाइफ साइकिल है नॉट क्रिएटेड, फर्स्ट रिक्वेस्ट क्रिएटेड, क्रिएटिंग, ओके, इंस्टेंस इज रेडी, क्रिएट, इन यूज, रेडी हो गया। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन टाइप आर लाइक स्टैटिक होल्डर पैटर्न, डबल चेक लॉकिंग एंड ईगर इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कोई क्रिएट हुआ नहीं है, फर्स्ट रिक्वेस्ट आया हमारे पास फॉर क्रिएटिंग दैट वन। ये इम्प्लीमेंटेशन टाइप आर लाइक स्टैटिक होल्डर पैटर्न, डबल चेक लॉकिंग और ईगर इनिशियलाइजेशन, इसमें से हम लोग किसी को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये मूव हो रहा है क्रिएटेड, इन यूज, रेडी। ओके, सो ये हमारा लाइफ साइकिल हो गया, एक मतलब सिंगलटन पैटर्न डिफाइन करने का थ्रेड सेफ एनवायरनमेंट में। तो आप इसको ये डायग्राम को होल्ड करके भी समझ सकते हैं। Next, move to the next question. So next question is like implement a rate limit for API endpoint. A rate limit is a mechanism that controls the rate of incoming requests to protect service from being overwhelmed. It's like traffic controller that ensure no client can exhaust a predefined limit within the specific time window. The token bucket algorithm is commonly used where each client gets a bucket that fills with token at a fixed rate. Example 100 token per minute. Each request consumer can each request consumes one token, and when the bucket is empty, requests are rejected. This helps prevent system overload, protects against DOS attack, and ensure fair resource use across clients. The implementation needed to be thread safe and efficient, typically using
concurrent hash map to track client request and clean up mechanism to prevent memory leak from। तो ये रेट लिमिट लगाने का जो मेन पर्पस ये होता है कि हम लोग जो एंड पॉइंट हम लोग एक्सपोज करते हैं, मान के चले कि वो पर्टिकुलर एंड पॉइंट में अगर किसी सिस्टम पे हम लोग मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट भेज देते हैं, अगर एक स्क्रिप्ट बना के हम लोग मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो रिक्वेस्ट का कोई फायदा ही नहीं है, बट कि वो रिक्वेस्ट अगर हमारे सिस्टम मतलब सर्वर को रीच करेगा तो ये अननेसेसरी एक सर्वर बर्डन होगा। इसी वजह से हम लोग एपीआई एंड पॉइंट्स में क्या करते हैं, एक रेट लिमिट सेट करते हैं जो कि एक टोकन बकेट एल्गोरिदम से काम करता है। तो इसका जो हमने ऑलरेडी समझा कि वो टोकन का जो हम लोग थ्रेशोल्ड सेट किए हैं 100 टोकन पर मिनट, मतलब दैट पर्टिकुलर सिस्टम से हम लोग दैट पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हम लोग सिर्फ लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एपीआई का वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट होगा मल्टीपल क्लाइंट्स के बीच में, और हमारा जो सर्वर लोड है वो बर्डन कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझें तो यहाँ पे जो न्यू रिक्वेस्ट हो रहा है, ये न्यू रिक्वेस्ट जा रहा है टोकन जनरेटर पे, टोकन बकेट के अंदर। यहाँ पे हम लोग टोकन जनरेटर बकेट है, बकेट के अंदर यूज टोकन और फुल एम्प्टी स्टेटस है। उसके हिसाब से हमारा चेक टोकन का ये स्टेटस इंप्लीमेंट होगा, और ये चेक स्टेटस के हिसाब से हैश टोकन अलाउ रिक्वेस्ट, नो टोकन डिनाई रिक्वेस्ट। तो जैसे हमने ऑलरेडी इसको समझा कि जो रिक्वेस्ट आएगा उसको अगर हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं एज लाइक ए ट्रैफिक कंट्रोलर, सो वो हम लोग वहाँ पे टोकन जनरेटर बकेट का यूज करते हैं वो उसको हैंडल करने के लिए। तो इसका जो डायग्राम हम देख रहे हैं, इससे हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि कैसे हमारा रिक्वेस्ट मतलब अलाउ रिक्वेस्ट होता है और डिनाई रिक्वेस्ट होता है बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड वी हैव सेटअप ओवर द टोकन बकेट। So next move to the next question. Implement a thread pool that can execute tasks concurrently. A thread pool is a design pattern that manages a collection of workers threads to execute tasks concurrently instead of creating new thread for each task, which is resource intensive. It reduces existing threads from a pool. The pool consists of fixed number of worker threads and tasks queues. When a task is submitted, it added to the queues, and available worker thread pick up that executed task. This task if all these threads are busy, new task within the queue. This approach significantly improve performance by reducing the thread creation overhead, controlling system resources uses and providing better stability. Key components include the core pool size, maximum pool size, task queue and थ्रेड फैक्ट्री। तो अगर हम लोग इसको समझें तो जो पूल का स्टेटस होता है वो होता है रनिंग स्टेटस, शटडाउन स्टेटस एंड टर्मिनेटेड स्टेटस। और इसका जो टास्क सबमिशन होता है, इट्स लाइक वी कैन टेक मल्टीपल टास्क लाइक टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। तो ये टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 थे, हमें जब भी ये ट्रिगर होगा तो ये थ्रेड पूल के अंदर आएगा। थ्रेड पूल के अंदर टास्क क्यूज होते हैं, तो टास्क क्यूज में ये मल्टीपल डिवाइड होगा, जैसे कि वर्कर थ्रेड 1, वर्कर थ्रेड 2 और वर्कर थ्रेड 3। तो ये ऐसे ही यूज होता है। तो जैसे हमने ये डेफिनेशन में देखा, सेम चीज हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये डायग्राम में। तो आप इसको डायग्राम को होल्ड करके समझ सकते हैं कि कैसे मतलब हम लोग एग्जिस्टिंग थ्रेड को यूज कर रहे हैं, बल्कि नया मतलब जब भी लगेगा मतलब हम लोग यहाँ पे एग्जिस्टिंग थ्रेड का जो थ्रेड क्लाइंट है उनको यूज कर रहे हैं, और हम लोग नया थ्रेड क्रिएट करने से बच रहे हैं जो कि हमारा परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा। तो ये था हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कशंस, और यहाँ पे हमने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो रिसेंटली हमने कलेक्ट किया था वो हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर उसमें से किसी भी टॉपिक में आपको एक ही मतलब किसी भी टॉपिक में एक कंप्लीट डिस्कशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको अपडेट कीजिए, उसी हिसाब से हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।